Hello everyone, welcome back to the channel. In this video I'll be covering export subsidies और मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगी, जो भी है फटाफट से मैं कवर कर दूँगी. देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑल्सो जो यहाँ पे दिए गए हैं. ये यहाँ से यहाँ तक एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन किया गया, तो वो एग्जांपल मैं कवर नहीं करूँगी. जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ क्या इम्पॉर्टेंट है, वो है ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन. अगर आप समझ गए कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ जब प्रोवाइड की जाती है तो क्या असर होता है कंजम्पशन पे, प्रोडक्शन पे और ट्रेड पे, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पे क्या असर होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे. और क्या एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो एज अ नेशन, एज अ होल नेशन, वो नेशन जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहा है एज अ होल, वो गेन करता है कि लूज़ करता है. वहाँ के प्रोड्यूसर, कंज्यूमर गेन करते हैं कि लूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे. Export subsidies are direct payments or the granting of tax relief and subsidized loan to the nation's exporter or potential exporters and/or low interest loans to foreign buyers to stimulate the nation's export. एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ प्रोवाइड की कैसे जाती है? या तो आपको डायरेक्ट पेमेंट दिया जाएगा. डायरेक्ट पेमेंट किस तौर पे? ऐसे नहीं सीधा आपको पैसे दे दिए कि हाँ ये ले लो पैसे, नहीं. डायरेक्ट पेमेंट किस तरीके से? आपको टैक्स में एज अ प्रोड्यूसर, हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर के तौर पे, मैं अगर कुछ चीज़ प्रोड्यूस करके सेल कर रही हूँ तो मुझे सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब मुझे कहीं पे मेरे टैक्सेस जो मैं पे कर रही हूँ वहाँ पे रिलीफ दे रहे हैं कि आप कम टैक्स पे करो तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. आप लोन्स जो मैं ले रही हूँ एज अ प्रोड्यूसर, कुछ मशीन या कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पे वो लोन भी है जो सब्सिडाइज़ कर देंगे. लोन कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा? मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा. प्रॉफिट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट में ज़्यादा आएगी. या तो मैं आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगी क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, और मैं सेल ज़्यादा करूँगी. इस वजह से वो एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या करता है? बूस्ट करता है एक्सपोर्ट्स को. As such, export subsidies can be regarded as the form of dumping. अब ये डंपिंग क्यों है? एक तरीके का डंपिंग ही कहा जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट सब्सिडी कहाँ, देखो सब्सिडी कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है वो एक बार समझ लो. ये स्टेटमेंट डायग्राम जब हम समझ लेंगे ना, उससे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा. लेकिन मैं यहाँ पे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में आपको समझा देती हूँ क्यों एक तरीके से इसको डंपिंग भी कहा जाता है. देखो, जब हम बात कर रहे हैं एक प्रोड्यूसर की, लेट्स नेम द प्रोड्यूसर एज ए. वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में, ये डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ पे वही चीज़ वो 3 रुपये में बेच रहा है. लेकिन अब उसको इंटरनेशनल मार्केट में जो है, हम एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं. गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है. एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है? इंटरनेशनल मार्केट में. तो वो इंटरनेशनल मार्केट में भी, अगर वो स्मॉल नेशन है तो इंटरनेशनल मार्केट का जो प्राइस होगा वो 3 रहेगा. लेकिन डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो है वो समझो 1 रुपये का क्या दे रहा है? वो सब्सिडी दे रहा है. तो इस प्रोड्यूसर को यहाँ से 4 रुपये मिलेंगे. इंटरनेशनल मार्केट में 3 रुपये ही है क्योंकि ये स्मॉल नेशन है, तो इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस 3 रुपये होगा. लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो 4 रुपये में अब उसे बेचेगा. तो डोमेस्टिकली भी वो 4 रुपये में बेचेगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 3 रुपये में बेचेगा और 1 रुपये उसको सब्सिडी मिल रही है. अब क्या हुआ? इसका मतलब वो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस हाई है, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, कम रेट पे बेच रहा है. तो डोमेस्टिकली हाई रेट पे बेच रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में कम रेट पे बेच रहा है क्योंकि उसे सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट के तरफ से. और ये किस तरीके की सब्सिडी है? सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई है. इस वजह से इसे एक तरीके का डंपिंग भी कहा जाएगा. Although export subsidies are illegal by international agreement, many nations provide them in disguised and not so disguised form. एक तरीके का इलीगल ही हो गया एक्सपोर्ट सब्सिडी. ये क्यों इलीगल है? हम लोग जब डायग्राम समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा क्यों इलीगल है. लेकिन फिर भी सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है, इनडायरेक्ट वे में की जाती है. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कैसे कुछ नेशंस ने अपने प्रोड्यूसर्स को लो इंटरेस्ट प्रोवाइड करके या डायरेक्टली सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके
उनको एक्सपोर्ट में बूस्ट कराया है। तो वो आप खुद रीड कर सकते हैं, हमारे लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस डायग्राम। सो मैं एक बार डायग्राम बता देती हूँ और मैं एक चीज़ आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने जब टैरिफ समझा था, हम टैरिफ, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। हम जब टैरिफ की बात कर रहे थे, टैरिफ किस पे हम लगा रहे थे? हम टैरिफ लगाते रहे थे इम्पोर्ट पे। तो इम्पोर्ट कब होता है? इम्पोर्ट्स हम कब करते हैं? जब डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट जो है वो हमारे डिमांड को केटर नहीं कर पाता, इस वजह से हम बाहर से चीज़ें डिमांड करते हैं। तो जब डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई डोमेस्टिकली, हम इम्पोर्ट करते हैं। इस वजह से हम जो भी था, हम डायग्राम में इक्विलिब्रियम से नीचे की बात कर रहे थे। कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट जो नीचे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे की बात कर रहे थे। अब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट हम कब करेंगे? जब हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, यानी सप्लाई जो है वो ज़्यादा है हमारे डोमेस्टिक डिमांड से। हमारे पास डिमांड सिर्फ 10 चीज़ों की है, लेकिन हमने 20 चीज़ें बना ली है, तो बाकी जो डिफरेंस 10 चीज़ें हैं वो हम बाहर बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से हम इक्विलिब्रियम के ऊपर किसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। Export subsidies can be analyzed with figure which is similar to 8.1, that is tariff का जो figure था, partial equilibrium tariff. In figure 9.2, demand and supply represent nation 2's demand and supply curves of the commodity X. तो वो supply and demand है for X commodity nation 2 का. If free trade world price of commodity X were 3.5 instead of 1 as in 8.1, nation 2 would produce 35x, consume 20x and export the remaining 15x. तो अगर फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड में प्राइस जो है वो 3.5 है, तो नेशन 2 क्या करेगा? वो सप्लाई 35x सप्लाई कर रहा है, जिसमें से डोमेस्टिकली जो लोग हैं वो 20x खा रहे हैं, यानी कंज्यूम कर रहे हैं। बाकी का जो ये 15x है, 20 से लेकर 35 तक, ये वो एक्सपोर्ट कर रहा है। कौन? नेशन 2 ये एक्सपोर्ट कर रहा है। कितना? B' से C' तक वो एक्सपोर्ट कर रहा है। कितना प्रोडक्शन हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है A' से C' तक प्रोड्यूस कर रहा है, और कंजम्पशन A' से B' तक कंजम्पशन हो रहा है। 3.5 फ्री ट्रेड का है। फ्री ट्रेड कुछ भी इम्पोजिशन नहीं लगाया गया। दैट इज एट प्राइस अबाउ 3। अबाउ 3 क्या है? 3 इक्विलिब्रियम प्राइस है। 3 के अबाउ जब भी हम होंगे, कोई भी पॉइंट पे हम होंगे, नेशन 2 बिकम्स एन एक्सपोर्टर रादर देन बीइंग एन इम्पोर्टर। आप ये 3 जो है, ये 3 इक्विलिब्रियम प्राइस है। इसके ऊपर आप यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहाँ पे भी हो, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अगर आप ऊपर हो तो आप एक्सपोर्टर हो, ना कि इम्पोर्टर हो। इम्पोर्टर तब होंगे जब आप इस पॉइंट के नीचे रहो, जहाँ पे आपका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। If the government of nation 2, very important point starts from here, government of nation 2, ये बहुत important है, स्मॉल कंट्री है। नेशन 2 इज़ स्मॉल कंट्री। स्मॉल कंट्री याद रखना क्या करता है। स्मॉल कंट्री, हम लोग ने जब अब तक जो भी देखा, स्मॉल कंट्री इंटरनेशनल मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं करता। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो उसी प्राइस पे बेचेगा, उसका कुछ असर नहीं होगा इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे। जो भी प्राइस चल रहा है वो वही रहेगा। नाउ प्रोवाइड्स, अब जो गवर्नमेंट है नेशन 2 का, वो एक सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। कितने रुपए का? ऑलमोस्ट $0.50 ऑन ईच यूनिट। हर एक यूनिट पे 0.50 सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सपोर्टेड इक्वल टू एड वैलोरम ऑफ 16.7%। तो ये कुछ 16.7% का एड वैलोरम टैरिफ जितना होगा। अब 0.5 वो हर एक यूनिट पे प्रोवाइड कर रहा है। पहले प्राइस जो था वो 3.5 था फ्री ट्रेड में। अब प्राइस क्या होगा? हर एक यूनिट पे उसको 0.5 ज़्यादा मिल रहा है, तो अब प्राइस हो गया 4। तो जब प्राइस 4 हो गया फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्राइस जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूसर्स के लिए एंड कंज्यूमर दोनों के लिए प्राइस 4 हो चुका है, $4 हो चुका है. At Px is equal to 4, nation 2 produces 40x, consumes 10x and exports 30x. The higher price of x benefits producer but harms consumer in nation 2. Nation 2 also incurs the cost of subsidy. Let's go back to diagram to understand this. देखो 3.5 था, ठीक है. 3.5 से मैंने क्या कहा 0.5 प्लस उनको मतलब 0.5 रुपीज़ का सब्सिडी पर यूनिट पे मिल रहा है, यानी 4 रुपीज़ हो गया. 4 रुपये पे अब वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 40 प्रोड्यूस कर रहा है, 40 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 5 यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. कंज्यूम कितना कर रहा है, कंज्यूम 10 कर रहा है, 10 यूनिट्स कम कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि पहले वो 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, अब 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ चुका है, कंजम्पशन कम हो चुका है. पहले एक्सपोर्ट कितना था, पहले एक्सपोर्ट 15 था, अब एक्सपोर्ट कितना है, अब एक्सपोर्ट 30, यानी ऑलमोस्ट 15 से एक्सपोर्ट बढ़ा है. सो 30 एक्सपोर्ट्स कर रहा है, देर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 15 यूनिट्स, ठीक है. अब किसे हार्म हुआ, कंज्यूमर को हार्म हुआ. क्यों, क्योंकि कंज्यूमर ने अपना डिमांड कम कर दिया. प्रोड्यूसर को बेनिफिट होगा क्योंकि अच्छा, एक और तरीके से कंज्यूमर को हार्म हुआ क्योंकि उनका प्राइस बढ़ चुका है. प्राइस बढ़ा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया. ये उनका कंज्यूमर सरप्लस पहले था, अब कंज्यूमर सरप्लस ये छोटू सा एरिया है, तो ये डिफरेंस हो गया कंज्यूमर सरप्लस जो लॉस्ट हुआ. हम इसको एक बार फिर से देखेंगे. प्रोड्यूसर को गेन होगा, आगे चल के देखते हैं क्या क्या गेन या क्या लॉस्ट हुआ है नेशन को. सो नेशन 2 जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए कॉस्ट इनकर करता है. किस तरीके का कॉस्ट है वो अब भी हम देखेंगे. स्पेसिफिकली डोमेस्टिक कंज्यूमर लूज, हाउ मच दे लूज 7.50, दैट इज़ A प्लस B. अब ये कैसे आया, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ. सी फर्स्ट, ये हमारा, मैं इसको पॉइंट को O दे देती हूँ, O A डैश B डैश. ये ट्रायंगल हमारा कंज्यूमर सरप्लस था पहले, करेक्ट. अब जो कंज्यूमर सरप्लस हुआ है, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है, तो अब G डैश H डैश कंज्यूमर सरप्लस है. अब जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कम हो गया है. लॉस्ट कितने अमाउंट का हुआ, ये पूरा एरिया कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हो गया, राइट. अब ये पूरा एरिया क्या है, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये पूरा एरिया A डैश एंड B डैश है. लेकिन अभी इसको कैलकुलेट कैसे करें, करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कैलकुलेट कैसे करें, तो ये एरिया कौन सा है, G डैश H डैश B डैश A डैश, करेक्ट. ये एक ट्रपेजियम है, G डैश H डैश, ये आपका A, ये आपका B डैश एंड A डैश. ये आपका ट्रपेजियम है. इसका फॉर्मूला लगा के हम इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, कितना एरिया कितना लॉस हुआ. अब इसका फॉर्मूला कैसे लगाए, इट इज़ नथिंग बट द 2 बेस. लेट मी नेम दिस एज 1, लेट मी नेम दिस एज 2. ये जो 2 बेस हैं इनका एडिशन होगा 1 + 2 अपॉन 2 इंटू हाइट. हाइट क्या है, ये आपका हाइट है, ठीक है. तो इसका एरिया कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, ये आपका लेंथ है, कितना है वो आप देख सकते हो, इससे पैरेलल है, तो इसका लेंथ 10 हो गया. 10 प्लस इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ इससे पैरेलल है, तो वो 20 हो गया, अपॉन 2 इंटू हाइट कितना है, ये आपका हाइट है. हाइट कितना है, 3.5 से 4, तो 0.5. It will be something like this, 10 + 20 अपॉन 2 इंटू 0.5. ये कैसे आए वैल्यूज़ मैंने अभी आपको दिखाया है. अगर आपको नहीं समझ में आया वापस वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो.
अब 30/2 इंटू 0.5, अगर कैलकुलेटर यूज़ करते हो डायरेक्टली आपको 7.5 आंसर मिल जाएगा। अगर आपको कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है, मैन्युअली करना है, तो ये पॉइंट में है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो डिवाइड बाय 10 कर दो। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होता है, समझो 0.35 है, तो 35/100 कहलाता है। तो जितना पॉइंट के बाद नंबर है उतने ज़ीरो नीचे आएंगे, तो ये 5/10 हो जाएगा, ये हाफ हो गया। 15/2 इज़ 7.5, तो उस एरिया का वैल्यू जो है वो है 7.5। तो ये जो कंज्यूमर का लॉस हुआ, कंज्यूमर को जो लॉस हुआ है वो $7.5 का लॉस हुआ है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर गेन 18.75। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का गेन कितना है? पहले जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर गेन कर रहे थे ये इतना, ये समझो उनका कॉस्ट था, ठीक है, ये उनका गेन था, ये पहले उनको गेन हो रहा था। अब उनको गेन कितना हो रहा है? अब उनको गेन इतना सारा हो रहा है। तो एडिशनल गेन कितना है? एडिशनल गेन ये पूरा एरिया है। कौन सा एरिया? ये ए, ये बी और ये सी। ये भी एक ट्रपेजियम की तरह है, अगर आप देखो तो ऐसा 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 और ऐसा। सिमिलरली आप सेम जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है वही फॉर्मूला यूज़ करके आप इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि है अगर हम देखें इसका एरिया कितना है, ये एरिया है 40, ये लेंथ है 40, ये कितना है, ये है 35, तो ये हो गया 75/2 इंटू ये डिफरेंस कितना है 0.5। अगेन अगर आपको नहीं पता तो 5/10, ये 5 की टेबल आप लगा सकते हो, ये 5 5 15 and 5 2 and then what else you can do, 15 into 5/4, 15 into 5/4 करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। you will get the answer to be 18.75 आएगा। तो ये पूरा जो है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का 1 सेकेंड, ये पूरा एरिया जो था वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो गेन हुआ है वो है। एंड गवर्नमेंट सब्सिडी इज $15 विच इज BCD। सो गवर्नमेंट सब्सिडीज कितना प्रोवाइड कर रहा है? वो है ये पूरा रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ये इतना एक्सपोर्ट हो रहा है ना, ये पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है और उसमें से इतना अमाउंट ऑलरेडी, मतलब पहले अगर 3.5 प्राइस है ऑलरेडी, वो 3.5 प्राइस आप कैलकुलेट कर दो, वो तो ऑलरेडी पहले से मिल रहा है या एक्सपोर्ट से ऑलरेडी मिल रहा है 3.5, एडिशनल इतना रुपए भर रहा है। यानी सिंपली सेइंग इतना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से इतना प्राइस हमें ऑलरेडी, उस एक्सपोर्ट का प्राइस हमें इतना एक्सपोर्ट से मिल रहा है, फॉरेन कंज्यूमर से इतना आप दे रहे हो, तो इतना जो एडिशनल अमाउंट है वो आपका गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रहा है वो है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं 1 यूनिट सेल कर रही हूँ, उधर से ऑलरेडी मुझे 3 रुपये मिल रहे हैं, उस यूनिट पे सिर्फ 0.5 आप दे रहे हो, तो ये पूरा एरिया उस 0.5 इंटू जितना एक्सपोर्ट हो रहा है वो सब्सिडी होगा गवर्नमेंट की तरफ से। सो वो है $15 कैसे हुआ? क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट है वो है 30 यूनिट्स, 30 इंटू 0.5 आप करोगे तो 15 हो जाएगा। नोट दैट एरिया डी इज़ नॉट पार्ट ऑफ गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर आपने देखा होगा मैंने प्रोड्यूसर सरप्लस क्या लिखा है, प्रोड्यूसर सरप्लस सिर्फ इतना एरिया है, तो ये जो डी पार्ट है वो प्रोड्यूसर सरप्लस में नहीं आता, because it represents the rising domestic cost of producing more unit of commodity X। वो नहीं आ रहा प्रोड्यूसर सरप्लस में। क्यों? क्योंकि पहले जो था, पहले सप्लाई इतना था,
ठीक है। अब जब सप्लाई बढ़ा है तो ऑब्वियसली उस नए कमोडिटी, जितने कितने नए कमोडिटीज़ बना रहे हैं, कितने नए यूनिट्स बना रहे हैं, 5 नए यूनिट्स बना रहे हैं। उस 5 नए यूनिट्स बनाने के लिए भी प्रोड्यूसर को कुछ तो कॉस्ट लगेगा, थोड़ा ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा शायद लेबर चाहिए रहेगा, तो उसका भी तो कुछ कॉस्ट होगा। तो वो कॉस्ट जो है वो एडिशनल यूनिट बनाने का, वो ये एरिया डी रिप्रेजेंट करता है, तो वो प्रोड्यूसर के सरप्लस में नहीं आता। Nation 2 also incurs the protection cost or deadweight loss of 3.75, the sum of area triangle B and triangle D। अब deadweight loss क्यों है? deadweight loss एक तो आपका ये D एरिया deadweight loss हो गया, ये आपका जो D एरिया था वो deadweight loss हो गया, दूसरा आपका ये B एरिया deadweight loss हो जाएगा। ये दोनों एरिया मिला के आपका जो है वो प्रोटेक्शन कॉस्ट है, या तो वो आप उसे डेड वेट लॉस भी कह सकते हो। आप ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करके इसका एरिया जान सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है वो ट्राइंगल का फॉर्मूला है। हाफ इंटू, अगर मैं एक ट्राइंगल का कैलकुलेट करके बता दूँ, ये हो गया बेस जो हो गया वो 10 इंटू 20 देखो ये 20 नहीं होगा, ये 20 माइनस 10 होगा, तो सिर्फ इतना हमें चाहिए बेस, तो वो 10 है। 10 इंटू हाइट कितना है? हाइट है 0.5। तो आप ऐसे कैलकुलेट करके खुद चेक कर सकते हो, आपको इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 2.5 मिल जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1 सेकेंड 5 का हाफ हो जाता है 2.5, और वैसे ही आप 1.25 आप इस ट्राइंगल का भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, अब ये डेड वेट लॉस क्यों कहलाता है? सिंस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स गेन लेस देन द सम ऑफ लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड कॉस्ट ऑफ सब्सिडी टू नेशन टू टैक्स पेयर। देखो, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो गेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम निकाल देते हैं। मैंने क्या कहा? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कितना गेन कर रहा है? ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का गेन है, करेक्ट। इसमें से दूसरी चीज़, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का गेन ये है, डोमेस्टिक कंज्यूमर का लॉस कितना है? डोमेस्टिक कंज्यूमर का लॉस इतना है, एंड जो गवर्नमेंट का सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना है? गवर्नमेंट का सब्सिडीज़ हमने देखा इतना है। तो अगर आप देखो ये पूरा एरिया, मैं दूसरा इंक यूज़ करती हूँ, अगर हम देखें कंज्यूमर का लॉस एंड गवर्नमेंट का सब्सिडी, अब गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे प्रोवाइड करेगी? पैसे तो ऐसे ही नहीं आएंगे गवर्नमेंट के पास, वो टैक्स भरा जाएगा। टैक्स भी कौन भरेगा? टैक्स भी डोमेस्टिक कंज्यूमर भरेंगे। तो एक इनडायरेक्ट वे में डोमेस्टिक कंज्यूमर का ही लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? ये पूरा तो एक्चुअल में दिख रहा था लॉस, और साथ ही साथ ये एरिया भी लॉस होगा, क्योंकि वही टैक्स पे कर रहे हैं जिस बेसिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है वो पैसे यूज़ करके। तो इतना पूरा रेक्टेंगल जो है वो नेशन का लॉस हो रहा है। नेशन का लॉस, एक तो डायरेक्ट वे में कंज्यूमर का लॉस हो रहा है, दूसरा इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, किस बेसिस पे? कंज्यूमर के टैक्स पे बेसिस पे। जो कंज्यूमर टैक्स पे कर रहा है, जो नेशन टैक्स पे कर रहा है, उससे वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में एंड डायरेक्ट वे में नेशन का लॉस हो रहा है। उसमें से सिर्फ इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो प्रोड्यूसर का गेन है। आप देख सकते हो पर्पल वाला जो मैंने किया था वो प्रोड्यूसर का गेन है। तो ये हम इनडायरेक्ट वे में क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर का जो गेन है, अगेन आई विल रीड दिस स्टेटमेंट, सिंस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर गेन लेस, जो प्रोड्यूसर्स गेन कर रहे हैं वो लेस है दैन सम ऑफ लॉस टू डोमेस्टिक कंज्यूमर का जो सरप्लस लॉस हुआ वो, एंड द कॉस्ट ऑफ सब्सिडी टू नेशन टू टैक्स पेयर।
नेशन टू के टैक्स पेयर ही पैसे भर रहे हैं जिससे सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है. Since Nation 2 incurs a net loss equal to protection cost or deadweight loss of 3.75, question is, अब प्रोड्यूसर गेन इतना है, कंज्यूमर सरप्लस इतना है, ये सारे समझने के बाद हम समझ रहे हैं कि जो डेड वेट लॉस या प्रोटेक्शन कॉस्ट है वो हमने देख लिया, ये एरिया और ये एरिया है. ठीक है, ये जो दोनों एरिया है वो डेड वेट लॉस हो रहा है. यानी इन शॉर्ट जो भी आप गेन की बात कर रहे हो प्रोड्यूसर की, उस जो भी गेन आ रहा है, समझो इन शॉर्ट हम लेते हैं 10 रुपये का गेन आता है, उसमें से नेशन का जो लॉस हो रहा है, नेशन का लॉस यानी कंज्यूमर सरप्लस जो लॉस हुआ और टैक्स पेयर का जो लॉस हुआ, नेशन का जो लॉस हो रहा है वो 15 रुपये है. तो नेट लॉस हो रहा है. नेट लॉस कितने का हो रहा है? 5 रुपये का तो लॉस हो गया. भले डोमेस्टिक प्रोड्यूसर 10 रुपये गेन कर रहा है लेकिन नेशन एज अ होल 15 रुपये लूज़ कर रहा है. तो नेट लॉस हो रहा है पूरे नेशन को 5 रुपये का. तो जब ऐसे सिनेरियो हो रहा है तो क्यों कोई नेशन सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा? द आंसर इज दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर में सक्सेसफुली लॉबी द गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी. हो सकता है या तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर गेन कर रहा है, नेशन से हमारा क्या लेना देना. भले प्रोड्यूसर गेन कर रहा है, वो तो बोलेगा ना नेशन लूज़ कर रहा है तो हमारा क्या लेना देना, मैं तो गेन कर रहा हूँ ना. तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को लॉबी करेगा. वो बोलेगा प्लीज़ आप ये इंटरेस्ट फ्री लोन कर दो या हमें सब्सिडी प्रोवाइड करो या कुछ पैसे दे देगा. ऐसे करके वो लॉबी करेगा द गवर्नमेंट फॉर द सब्सिडी. और नेशन टूज गवर्नमेंट मे वांट टू प्रमोट द इंडस्ट्री. या ऐसे भी हो सकता है वो जिस इंडस्ट्री की बात हो रही है जिसे सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, उसका जो कमोडिटी है वो बहुत अच्छा है, जो भी है उस रीज़न की वजह से वो जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश हो, वो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे से कॉम्पीट कर सके, इस वजह से नेशन टू उसे सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है. इफ़ इंडस्ट्री एक्स इज़ अ डिज़ायर्ड हाई टेक इंडस्ट्री, तो अगर वो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है तो उस वजह से, मतलब इन शॉर्ट उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगा. नोट दैट फॉरेन कंज्यूमर की बात हो रही है. फॉरेन कंज्यूमर क्या होगा? फॉरेन कंज्यूमर विल गेन because they receive 30x instead of 15x at the same price with the subsidy. If Nation 2 was not a small nation, it would also face a decline in its terms of trade because of need to reduce PX in order to able to export. अच्छा, ये दोनों स्टेटमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैंने आपको पहले ही बोला कि जो नेशन 2 है जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है वो स्मॉल नेशन है. तो जब वो स्मॉल नेशन है वो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट. तो जब इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो इंटरनेशनल मार्केट जो है उस मार्केट में प्राइस 3.5 ही रहेगा. अब जो फॉरेन के कंज्यूमर्स हैं उनके लिए 3.5 में पहले 15 यूनिट मिल रहे थे, अब 3.5 में 30 यूनिट्स अब मिल रहे हैं, तो उनके लिए एक गेन हो गया. दूसरी चीज़, अगर ये स्मॉल नेशन ना होता, ये लार्ज नेशन होता, तो लार्ज नेशन होता तो क्या, तो भी अच्छा है कि बुरा है ये भी हम देख लेते हैं. तो क्या होता, तो प्राइस अफेक्ट करता इंटरनेशनल मार्केट में. अब प्राइस अफेक्ट कर रहा है यानी सब्सिडीज जब प्रोवाइड की जाएगी तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम होगा. प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम होगा मतलब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम होगा. टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने क्या देखा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इनटू 100, राइट. परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100. अब जब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जो न्यूमरेटर है वो कम हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड कम होगा. तो अगर लार्ज नेशन भी है वो, तो भी जब वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगा तो उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड रिड्यूस होगा. एक्सक्यूज मी. तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में है. इन शॉर्ट हमने देखा एक्सपोर्ट सब्सिडी अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है नेशन तो उसके प्रोड्यूसर गेन करेंगे लेकिन एज अ नेशन होल लूज होगा. सो अगर आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी और ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. एंड अगर आप न्यू हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।